हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आज पढ़ रहे हो आप लेक्चर 5। इसमें हमें देखना है कि इंडिया एक स्लेव था या एक कॉलोनी था। अगर इंडिया एक कॉलोनी था तो कॉलोनी से उभर के इंडिपेंडेंट कैसे हो जाएगा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है। या फिर अगर स्लेव नहीं था तो किस वजह से स्लेव नहीं था, कॉलोनी कैसे था, इन चीजों को देखना है। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि महात्मा गांधी जब आए थे इंडिया में तो उन्होंने लोगों को बताया कि तुम जो इंडिपेंडेंट चिल्ला रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम हो एक कॉलोनी, तुम्हें बनना है सॉवरेन। मतलब इंडिया को बनना है सॉवरेन और इंडिया है क्या, अभी कॉलोनी। तो इसके बीच का एक रास्ता होता है, इसके बीच का एक रास्ता होता है, उसे कहते हैं डोमिनियन। तो इंडियंस तुम पहले डोमिनियन बन जाओ, इंडिया तुम पहले डोमिनियन बन जाओ, उसके बाद फिर तुम डिमांड करना सॉवरेनिटी की या फिर इंडिपेंडेंस की। ऐसे नहीं मिलने वाला है कुछ। कई साल बीत गए थे ना, इतने एक्ट्स आते गए, इतने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आते गए, इतने चार्टर एक्ट्स, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। तो ये इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स से डोमिनियन का डिमांड करना था। डोमिनियन डिमांड करते तो जाके हमें कहीं सॉवरेनिटी मिल पाती। ये किसने सिखाया? महात्मा गांधी ने। अब देखो महात्मा गांधी आते हैं, वो क्या बताएं कि इंडियंस तुम क्या हो, कॉलोनी हो। मतलब क्या है कि लीगल कंट्रोल तुम्हारा नहीं है, पॉलिटिकल कंट्रोल भी तुम्हारा नहीं है, और हेड ऑफ द स्टेट भी है वो भी तुम्हारा कोई अपना आदमी नहीं है। ठीक है, तुम्हें बनना क्या है, सॉवरेन। मतलब क्या है कि लीगल कंट्रोल भी तुम्हारा होना चाहिए, पॉलिटिकल कंट्रोल भी तुम्हारा होना चाहिए, और हेड ऑफ द स्टेट भी है वो भी तुम्हारा अपना आदमी होना चाहिए। सबने कहा बिल्कुल सही है। तो इसके बीच का रास्ता होता है डोमिनियन बनने का। तो लोगों ने पूछा ये क्या है डोमिनियन। उन्होंने कहा कि जिसमें लीगल कंट्रोल तुम्हारा होगा, पॉलिटिकल कंट्रोल तुम्हारा होगा, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है वो तुम्हारा आदमी नहीं रहेगा खुद का। वो कौन रहेगा? इंपीरियल पावर का। तो हमारे केस में, इंडिया के केस में कौन रहेगा? ब्रिटिश। तो इंपीरियल पावर ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश विल बी द हेड ऑफ द स्टेट। लोगों ने कहा ठीक है बन जाते हैं, पहले ये बन जाओ उसके बाद तुम सॉवरेनिटी मांग लेना। महात्मा गांधी ने कहा, लोगों ने कहा ठीक है डोमिनियन बन जाते हैं। बनने में क्या दिक्कत है? बनने में यह दिक्कत है कि डोमिनियन बनने से पहले तुम्हें फेडरेशन बनना पड़ेगा। अब फेडरेशन मतलब क्या होता है? यूनियन, एकजुट, मतलब वन पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, एक पॉलिटिकल यूनिट। मतलब क्या है, तुम्हारे पास जितने भी यूनियन के साथ में स्टेट्स है ना, स्टेट्स मतलब या प्रोविंसेस, तो उन सारे प्रोविंसेस को एक साथ यूनियन के साथ होना पड़ेगा, तब जाके एक पॉलिटिकल यूनिट बनेगा। अगर तुम फेडरेशन बना लिए, फेडरेशन जब बना लोगे तब तुम बन सकते हो डोमिनियन, और डोमिनियन जब बन जाओगे तब तुम डिमांड कर लेना इंडिपेंडेंट की या फिर सॉवरेनिटी की। आर यू अंडरस्टैंडिंग होल ऑफ द स्टोरी कि इंडिपेंडेंस मिलने का रोड मैप क्या है? अभी तक लोग कुछ और कर रहे थे, महात्मा गांधी ने समझाया कि तुम्हें ये नहीं ये करना है। तुम हो कॉलोनी, तुम पहले बन जाओ डोमिनियन। डोमिनियन बनने के लिए तुम्हें चाहिए फेडरेशन। मतलब अगर तुम फेडरेशन बन गए हो तो तुम डिमांड कर लो डोमिनियन का, डोमिनियन से तुम बन जाओ सॉवरेन। सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट। ये था रोड मैप। लोग कहीं और गुम थे, तो लोगों ने कहा ठीक है फेडरेशन बन जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी फेडरेशन बनने में? इतना आसान नहीं था ना फेडरेशन बनना। फेडरेशन में क्या होगा सो समझो, उस समय का जो इंडिया था वो दो पार्ट्स में बटा हुआ था। ये नॉर्थ साउथ वाला ऐसा ईस्ट वेस्ट मत सोचना। मतलब कुछ प्रोविंसेस यहां पे थे जो सॉरी, कुछ प्रोविंसेस यहां पे थे और कुछ यहां पे किंगडम्स थे। तो ऑल ऑफ द इंडिया जो था ना, लगभग 50-50% में बटा हुआ था। मतलब 50% उस समय प्रोविंसेस थे और 50% जो किंगडम्स मतलब रजवाड़े थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है यहां पे कि अभी के भी 90% लोगों को यह नहीं पता है, 90% लोगों को यह नहीं पता है कि प्रोविंसेस जो थे ना वो एक्चुअल में कभी कॉलोनी थे ही नहीं। माय बैड। ये देखो, जो किंगडम्स थे ना, जो किंगडम्स वो एक्चुअल में कॉलोनी थे ही नहीं। कॉलोनी कौन थे? तो प्रोविंसेस थे। नहीं समझ में आया? समझो कि जो प्रोविंसेस थे ना, इसके पास कोई लीगल पावर नहीं था, इसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं था, इसका अपना हेड ऑफ द स्टेट खुद का नहीं था आदमी। किंगडम्स में ऐसा नहीं था। किंगडम्स ने क्या कर रखा था? किंगडम्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रखा था। उस एग्रीमेंट का नाम था स्यूजेरनिटी।
ठीक है। स्यूजेरेंटी मतलब होता है आधिपत्य का शासन, मतलब इस केस में किसका होगा, तो जो राजा वहां पे रहता है उसका शासन होगा। अब एग्जांपल समझो क्या होता है इस एग्रीमेंट में। आप हो हैदराबाद के निजाम, तो हैदराबाद के निजाम के पास क्या है कि इस हैदराबाद के अंदर उसके पास लगभग सारी पावर है, सारी शक्तियां उसके अंदर यहां पे हैदराबाद में जब तक ऑलमोस्ट एवरी पावर। और जैसे ही ये हैदराबाद के बाहर जाएगा तो इसके जो फॉरेन अफेयर्स है और एक्सटर्नल डिफेंस है, ये दोनों कौन देखेगा, ब्रिटिश। समझ में आ रहा है कि अगर कोई किंग है वहां पे, तो किंग का वहां पे इसके अंदर विदिन द स्टेट, विदिन द हिज या हर किंगडम, उसके जितने भी पावर्स है उसके पास है, मैक्सिमम पावर, ऑलमोस्ट पावर, नियरली सभी। जैसे ही वो किंगडम से बाहर जाएगा, इसके बाद फॉरेन अफेयर्स और एक्सटर्नल डिफेंस कौन देखेगा, ब्रिटिश देखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि करीब करीब ये ऑटोनोमस था, मतलब करीब करीब ये इंडिपेंडेंट था। कौन, किंग जो थे वो अपने यहां खुद के जो उसके रजवाड़े हैं, जो भी किंगडम है उसमें करीब करीब वो आजाद थे। और ऐसा 50% ऑफ इंडिया था, मतलब समझ रहे हो, 50% ऑफ इंडिया जो थे वो उस समय रजवाड़े में थे, 50% इंडिया थे प्रोविंस में थे। तो कहने का ये मतलब है कि किंगडम्स जो है ना, वो तो मन ही मन में चाहते ही नहीं थे कि ब्रिटिशर्स जाए। वो क्यों चाहेंगे भाई, उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो इंडियंस जो है हमें क्या बना देंगे, इंडियंस हमें मिला लेंगे अपने आप में, मेरी जितनी भी पावर है वो सारे खत्म हो जाएगा। अब उन्हें प्रॉब्लम क्या था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं था, वो आराम से बिना टेंशन फ्री होके मस्त एकदम चिल कर रहे थे, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स उनका और एक्सटर्नल डिफेंस ब्रिटिश देख रहे थे। इसके बदले में क्या ब्रिटिशर्स क्या लेते थे, तो किंग्स से थोड़े एक्स्ट्रा टैक्स लेते थे, और टैक्स देने में राजाओं का कभी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हुआ करता था। ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो अब लोगों ने पूछा भाई फेडरेशन बनेगा कैसे, ये तो पहले बताओ। महात्मा गांधी ने बताया कि फेडरेशन बनने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, 2 स्टेप अपनाना है। कौन कौन सा, 2 स्टेप। अब समझो क्या है, ये है कॉलोनी, तुम्हें चाहिए सॉवरेनिटी, तुम्हें बनना है क्या, पहले डोमिनियन, डोमिनियन से पहले तुम्हें क्या चाहिए, फेडरेशन। अब फेडरेशन बनने के लिए तुम 2 चीज डिमांड करोगे, एक तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, दूसरा स्यूजेरेनिटी को एबॉलिश करने का। मतलब स्यूजेरेनिटी जो एग्रीमेंट है उसको खत्म करना है, दूसरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को तुम्हें लेना है, प्राप्त करना है, किससे, ब्रिटिश से। अब क्या है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में, जो तुम्हारा बाइकैमरलिज्म है वो तुम्हें डिमांड करना है। मतलब हमें चाहिए राज्यसभा टाइप का कोई एक बॉडी जिसके पास खुद का लेजिस्लेटिव पावर हो, जिसके पास खुद का क्या हो, लेजिस्लेटिव पावर हो। दूसरा क्या, ट्रू डिवीजन ऑफ पावर्स, मतलब जिसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट डिवाइडेड हो, कि ये पावर है, क्या हो, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मतलब जो उसका राज्य के समवर्ती है, राज्य के हैं सूची, उसके बाद यूनियन जो वहां पे सेंटर के है, उसके बाद फिर हमारे समवर्ती सूची जो है, ये तीनों होना चाहिए। समझ में आ गया ना क्या हो रहा है, कि स्यूजेरेनिटी को खत्म करना है हमें, राजा का जो एग्रीमेंट है उसको खत्म करना है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बनाना है, मतलब बाइकैमरलिज्म लाना है, और ट्रू डिवीजन ऑफ पावर चाहिए। अगर इतना तुम कर लेते हो तब जाके तुम फेडरेशन बना सकते हो। अगर फेडरेशन बना लिए तो तुम डोमिनियन के लिए डिमांड कर सकते हो, अगर तुम डोमिनियन हो सकते हो उसके बाद तुम सॉवरेनिटी के लिए डिमांड कर सकते हो। नहीं तो अगर तुम फेडरेशन बना लेते हो तो डायरेक्टली तुम इंडिपेंडेंट के लिए भी डिमांड कर सकते हो, या सॉवरेनिटी के लिए भी। यहां तक समझ में आ गया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है सो समझो। प्रॉब्लम यह हो गया कि इंडिया ने स्टार्ट कर दी डिमांडिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। दूसरा ये चीज कि रिट्रैक्शन ऑफ स्यूजेरेनिटी, कि भाई उसको राजा राजावाराव का जो भी है तुम्हारा, उस सब एग्रीमेंट को खत्म करो। अब ट्रेजिडी क्या चल रही थी ब्रिटिश के साथ, कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। ब्रिटिशर्स तो घबरा गए कि भाई ये छोटी छोटी चीज नहीं पता कैसे चल गया। वो तो भूल गए थे कि महात्मा गांधी जो थे वो लीडर के अलावा लॉयर भी थे। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स ऑलरेडी प्रॉब्लम में थे, उन्होंने कहा ठीक है गांधी जी आपको जो लेना है ले लो। तो उन्होंने क्या कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 निकाल दिया, इसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन थे, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, और ये जो हमारे हैं चेम्सफोर्ड कौन थे, वो वायसराय था उस समय। निकाल दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखो हमारा डिमांड क्या था, ट्रू डिवीजन ऑफ पावर। हमें क्या चाहिए था,
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें प्रॉपरली डिवाइडेड हो वो। उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने हमें दे दिया डायरची। ये डायरची है, डायरकी मत पढ़ना इसे आप, ठीक है, ये डायरची है। उन्होंने क्या दे दिया हमें, डायरची। लेजिस्लेचर लिस्ट को सेपरेट कर दिया लेकिन एग्जीक्यूटिव लिस्ट को नहीं किया। समझ में आ रहा है कि इन्होंने पावर्स को डिवाइड कर दिया। कैसे? तो उन्होंने एक वायसराय का लिस्ट बनाया और एक प्रोविंशियल का लिस्ट बनाया। कहा कि ठीक है, एक पावर रहेगा वायसराय के पास, एक रहेगा प्रोविंशियल के पास। अब उसके बाद क्या कर दिया, प्रोविंशियल के पावर्स को, जो उनके लिस्ट ऑफ पावर्स है, उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक रिजर्व्ड रख दिया और एक ट्रांसफर्ड कर दिया। अब कह दिया कि रिजर्व जो है वो वायसराय के लिए रहेगा और ट्रांसफर्ड पे तुम अपना काम करते हो। तो आप अगर समझने की कोशिश करो तो जितने भी इंपॉर्टेंट पावर्स है वो सारे किसके पास चले गए, ये वायसराय के हाथ में। क्यों? क्योंकि एक तो इसके पास सारा का सारा लिस्ट डाल दिया, इसके अलावा जो बचे ये वो रिजर्व लिस्ट पे किसका कंट्रोल है, वायसराय का। हमने ये थोड़ी डिमांड किया था, हमने तो कुछ और डिमांड किया था। अब देखो ट्रू डिवीजन ऑफ पावर हमें मिला नहीं। नेक्स्ट हमने डिमांड किया था बाई कैमरलिज्म, मतलब आज के कुछ राज्यसभा के टाइप का, जिसके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर भी हो। ठीक है, उन्होंने हमें क्या दे दिया, उन्होंने हमें एडवाइजरी कमेटी दे दी जिसके पास कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं हो, मतलब सलाहकार समिति बना के दे दिया। समझ में आ रहा? तो हमने ये थोड़ी डिमांड किया था, इंडियंस ने ये नहीं डिमांड किया था, तो उनको कुछ करना नहीं था सर, बस ऐसे ढकोसला कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे बहुत चीज किए क्या, तो उन्होंने कहा कि 3 सीट्स रिजर्व कर देंगे हम इंडियंस के लिए आउट ऑफ 6, जो 6 सीट्स है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें से 3 सीट्स हम इंडियन के लिए रिजर्व कर देंगे। कुछ होने वाला नहीं था इससे। इसके बाद क्या कर दिया कि जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी 1909 में, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? तो उस समय सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की सुविधा थी, अब सिख के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, एंग्लो इंडियंस के लिए भी है, और भी बहुत सारे लोगों के लिए कर दिया गया। उन चीजों को बढ़ाते चला गया। उसके बाद और क्या किया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एट लंदन स्टैब्लिश किया गया, इसमें से कुछ पावर्स जो है स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास भी था। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई, क्या, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। क्या किया गया? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, CPSC। पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट किया गया। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि विच वाज इन विच एक्ट फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द प्रोविंशियल बजट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट, देन इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, और इनका क्या था कि इस एक्ट को हम हर 10 साल में रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, 1919 आया, फिर उसके बाद 2000 जो भी है हमारा 1919, फिर 1929 आएगा, फिर 1939 आएगा, ऐसे आएगा। अब देखो, समझो, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। हमने मांगा था डिवीजन ऑफ पावर, हमें क्या दे दिया, डायरची। हमने बाई कैमरलिज्म मांगा था, हमें क्या मिल गया, एडवाइजरी बॉडी। दिया? नहीं दिया। हमने कहा कि स्यूजरनिटी को खत्म कर दो, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गेम खेल दिया। उन्होंने क्या किया कि राजा को चॉइस दे दिया कि आपको अगर फेडरेशन का पार्ट बनना है तो बढ़ो, नहीं बनना है तो आप हमारे साथ भी रह सकते हो। अब आप एक बात समझो कि जिसके पास सिंगल डिजिट IQ भी होगा ना, वो भी बता देगा कि राजा के तो मजे चल रहे थे ब्रिटिशर्स के अंदर, भाई कुछ नहीं सोचना है, मैं अपने राजा का राजा हूं और मैं अपने किंगडम में राजा भी हूं। उसके बाद मैं बाहर मुझे कोई धमकी भी नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स सारे कौन देख रहा है, इंग्लिश देख रहा है। तो राजा के तो मजे चल रहे थे, तो राजा ने मना कर दिया। राजा ने मना कर दिया, गांधी जी को गुस्सा आ गया। गांधी जी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, उसके अलावा सोचो क्या चल रहा था, उसके अलावा क्या चल रहा था, साथ में कंटेम्पररी इश्यूज क्या चल रहे थे। एक तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, सारा का सारा बर्डन किस पे आ गया था, इंडिया पे। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था, पंजाब मार्शल लॉ आया था, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद क्या हुआ, साथों साथ सबसे बड़ा रीजन था कि फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हमने जो डिमांड किया था वो सब मिला नहीं, तो गांधी जी ने क्या कर दिया, इन सब चीज को लेके नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत कर दिया। वो तो अलग बात है, एक समय के साथ चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, जेल में जो आग लगा दिए थे उन्होंने। उसके बाद फाइनली उन्होंने इसको वापस ले लिया 1922 में। किसने? महात्मा गांधी ने। लेकिन इस मूवमेंट का ना इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ था, इंपैक्ट बहुत ज्यादा। वो जो 10 साल में करने वाले थे ना डिवीजन, आपको याद है ना, मैंने अभी भी बताया है,
जो 10 साल में रिवीजन करने वाला थे, आफ्टर 10 ईयर्स 1929 में करने वाले थे, तो वो 2 साल पहले ही भेज दिए 1927 में। उन्होंने भेज दिया साइमन कमीशन कि जाओ तुम मुआयना लेके आओ। साइमन कमीशन 7 मेंबर्स वाले थे, कमिटी एक। अब उनके पास ब्रिटिशर्स की बात क्या था कि उनका बुरा दिन चल रहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने 7 मेंबर्स में एक भी इंडियंस नहीं चुना, जम के विरोध हुआ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, बहुत जम के उसका विरोध हुआ। इसने क्या कर दिया, अपना रिपोर्ट सबमिट किया बाय द ईयर ऑफ 1930। कब सबमिट किया? 1930। कमीशन गठित कब हुआ था? 1927 में। जब अपना ये रिपोर्ट सबमिट किया, इस रिपोर्ट को तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसकी चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई? ये जो साइमन कमीशन वाली रिपोर्ट है। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, इसमें भी इसकी चर्चा की गई। किसकी? ये जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट है ना, इसकी चर्चा वहां भी की गई। अब समझो, उसके बाद फाइनली एक निकल के आया क्या? व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या निकल के आया? व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये सेंटेंस याद रखिएगा। इसमें साइमन कमीशन प्लस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट्स प्लस गांधी इरविन पैक्ट, फाइनली निकल के आया व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। मुबारक हो हमें, जिस दिन की बहुत बेसब्री से इंतजार थी वो दिन आ गया, और उसका नाम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या आ गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्चुअली ये 1937 है, ठीक है, 1937 है, लेकिन 1935 बोलते हैं जनरली। अब इसका इतना बड़ा इंपैक्ट क्या है, सो समझो। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने हमें अलाउ कर दिया कि जाओ इंडियंस, तुम अपना फेडरेशन बना लो। समझ में आ रहा है? फेडरेशन बना लो। दूसरा, इन्होंने एक्चुअल में ट्रू डिवीजन ऑफ पावर करके दे दिया। फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट, ये तीनों का लिस्ट करके दे दिया कि भाई देखो, ये फेडरल लिस्ट है, ये प्रोविंशियल लिस्ट है और ये कंकरेंट लिस्ट है। इसके बाद सोचो, जो उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना स्टार्ट हुआ, जो लेजिस्लेटिव पावर लेना शुरू हो गया था कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और जो मैक्सिमम ले लिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट से, उसे 1861 में देना वापस किया था, और मैक्सिमम या सभी का सभी मिल गया हमें कब? 1935 में। क्या कब मिल गया? 1935 में। क्लियर यहां तक? इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को ही हम प्यार से क्या कहते हैं? डीकोलोनाइजेशन। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन इज नथिंग मोर देन द कोलोनाइजेशन। समझ में आ गया? अब क्या है कि प्रोविंसेस जो थे नियरली, मतलब लगभग ऑटोनॉमस बॉडी बन चुके थे। क्या बन चुके थे? ऑटोनॉमस बॉडी। लेकिन फिर से प्रिंसली स्टेट्स ने कहा कि नो, हम फेडरेशन ज्वाइन नहीं करेंगे। क्या कहा प्रिंसली स्टेट्स ने? नो। इतने एफर्ट्स के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरेशन नहीं बना सकी। समझ में आ रहा ना? अब इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या क्या करता है, तो देखो। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल चुकी थी हमें, डायरची को एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। उन्होंने बाई कैमरलिज्म कुछ स्टेट्स में लाया, ठीक है, जहां जहां उसकी जरूरत लगी थी उसे। गवर्नमेंट ऑफ ये जो था काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 1858 में लाया गया था, काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको एबॉलिश कर दिया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया। फ्रेंचाइज मतलब क्या है? कि वोट देने का अधिकार। याद रखना कि ब्रिटिशर्स ने हमें कभी भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं दिया था, उन्होंने वोट देने का अधिकार कुछ लोगों को दिया था। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लीगल सैंक्शन मिला था। इसके बाद सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा उन्होंने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट मतलब फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट्स में जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी स्थापना कर दी। अब देखो, हमें मिलना था, हम क्या डिमांड कर रहे थे? हमें फेडरेशन बनाना है। फेडरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, और उन्होंने कहा कि जाओ तुम सिटीजनशिप खत्म कर देता हूं। पर चॉइस का क्या था कि ये हमें, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो हमें ज्वाइन नहीं किए, फेडरेशन बना पाए, नहीं बना पाए। तो अब इंडिया जाए तो जाए क्या, मांगे तो मांगे क्या, बोले तो बोले क्या? ब्रिटिशर्स के पास क्या मांगेगा?
हमें चाहिए था ट्रू डिवीजन ऑफ पावर, हमें मिल गया। हमें चाहिए था बाइकैमरलिज्म, हमें मिल गया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है प्रिंसली स्टेट से तुम खुद बात कर लो, ज्वाइन करता है कि नहीं करना, हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो आगे क्या होता है। ये सब चीजें जब चल रही थी तो ब्रिटिशर्स ने 1 अगस्त ऑफर के साथ हमारे पास आया। कौन सा ऑफर? अगस्त ऑफर ऑफ 1940। इनिशियली तो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर बाद में उसे एक्सेप्ट किया गया। अब क्या था अगस्त ऑफर और क्यों किया गया था वो सब समझो। उस समय का लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय था, उन्होंने प्रपोज किया ये ऑफर। अब क्यों प्रपोज किया वो समझो, क्यों प्रपोज किया उसके पीछे की बहुत अच्छी स्टोरी। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, ठीक है, और हिटलर ने कसम खा ली थी कि भाई मैं ना इंग्लिश को खत्म कर दूंगा। बैटल ऑफ ब्रिटेन स्टार्ट कर दिया उसने 1940 में, हिटलर ने कसम खा ली थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, ईस्टर्न साइड से आप देखोगे तो जापान ने अटैक कर दिया था इंग्लैंड पे। किसने अटैक कर दिया था? जापान ने। एक और चीज हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बर्मा जो है ना, म्यांमार, वो सेपरेट हो गया था इंडिया से, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जो थे यहां पे बैठ के जापान का सपोर्ट कर रहे थे। अब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इंग्लैंड को अपने खुद की सेफ्टी के लिए लड़ना पड़ रहा था। याद रखना, पहली बार इंग्लैंड को अपने खुद की सेफ्टी के लिए लड़ना पड़ रहा था। अगर ये वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता तो शायद आजादी मिलने में और भी देर हो जाती, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, ये हमारे फेवर में था। अब उनने क्या किया, इंग्लिश ने क्या किया कि वो तो ऑलरेडी डरा हुआ था। डरा हुआ इंग्लैंड ने क्या किया, 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर पेश किया हमें। उसने क्या कहा कि इंडिया तुम हमारी मदद करो इसके खिलाफ। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ। तुम हमारी वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प करो और हम तुम्हें फेडरेशन बनाने की क्या जरूरत है, हम तुम्हें डायरेक्ट डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तुम कॉलोनी हो, तुम्हें फेडरेशन बनाने की जरूरत भी नहीं है, हम तुम्हें डायरेक्ट डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, फिर तुम बन जाना सॉवरेन जब तुम्हारी मर्जी होगी। इंडिया को पता था कि ये उसकी चाल है, लेकिन फिर भी हिचकिचाते वो क्या किया कि वर्ल्ड वॉर 2 ज्वाइन किया। किसने? इंडिया। लेकिन इंग्लैंड तो डबल क्रॉस कर रहा था। जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो गया तो क्या होता है, तो क्या करता है, फॉर्मलाइज करने के लिए, इस अगस्त ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए चर्चिल जो है, चर्चिल कौन होता है, तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, वो क्रिप्स मिशन भेजता है। वो कहता है कि जाओ और ये जो अगस्त ऑफर है उसको तुम फॉर्मलाइज करके आओ। अब वो फॉर्मलाइजेशन क्या करता है उसमें, तो इंग्लैंड ने क्या कहा कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे अगर इफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों के दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं इस डोमिनियन स्टेटस को, तो हम तुम्हें दे देंगे। समझ में आ गया ना कि ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे थे कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे अगर मेरे इस डोमिनियन स्टेटस को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिन्ना ने कहा नहीं भाई, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हमें सेपरेट डोमिनियन चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी और उनके अदर टीम्स ने कहा कि नहीं भाई, हमें तो अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए। क्या चाहिए? अनडिवाइडेड इंडिया। तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया नहीं और क्या हो गया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। तो गांधी को फिर से गुस्सा आ गया। गांधी ने कहा कि जब तुम्हें हेल्प चाहिए थी, जब तुम्हें वर्ल्ड वॉर 2 में हमें हमारी हेल्प चाहिए थी, तब तुमने ये इफ तो नहीं जोड़ा था, तब तुमने इफ तो नहीं जोड़ा था, अभी इफ कहां से चला आया। अब इसके खिलाफ गांधी ने ठीक उसके बाद क्या कर दिया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, उसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक 2 साल बाद 8 अगस्त, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940 को वो प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव। इसके ठीक 2 साल बाद 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गांधी ने, और उसका स्लोगन दिया डू और डाई, करो या मरो। डू का मतलब है तुम करो देश की आजादी के लिए, और डाई का मतलब है डाई इन इट्स अटेम्प्ट, डाई इन अटेम्प्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि मर जाओ, नहीं मिला तो मर जाओ, ऐसा नहीं था। या तो कुछ करो और नहीं तो ऐसा करने के अटेम्प्ट में अपने प्राण को त्याग दो, तब तक नहीं छोड़ो जब तक कि तुम आजाद नहीं हो जाते हो। क्लियर है? क्या दिया था? डू और डाई का स्लोगन। फाइनली आ गया 1946। 1946 आते आते 2 बड़े बदलाव हो चुके थे। पहला यह कि वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश हो गया, ठीक है। दूसरा, चर्चिल इलेक्शन हार चुका था। जो अभी चर्चिल जो भेजा था ना क्रिप्स मिशन कौन भेजा था? चर्चिल भेजा था ना, भूल गए? चर्चिल ने भेजा था क्रिप्स मिशन।
तो चर्चिल इलेक्शन हार गया और क्लीमेट एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। पहला चेंज ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया और चर्चिल इलेक्शन हार गया, क्लीमेट एटली आ गया प्राइम मिनिस्टर बनके। और ये क्लीमेट एटली क्या करता है कि इंडिया में सेकेंड कैबिनेट मिशन 1946 भेजता है और ये क्या करता है कि जिन्ना को कन्विंस करने जाता है कि आप एक काम क्यों नहीं करते हो, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ लो, बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि पाकिस्तान बनना है कि नहीं बनना है। होपफुली ये फाइनली क्या करता है, सक्सीड कर जाता है जिन्ना को कन्विंस करने में। जिन्ना को कन्विंस कर लिया गया और हुआ यही कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। कितने सीट्स पे हुआ था? 389 टोटल सीट्स थे, जिसमें से 296 होने थे बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस, मतलब आईएनसी होगा इसमें, प्लस मुस्लिम लीग होंगे, प्लस अदर जो भी पार्टी होंगे, ये सारे के लिए 296 सीट्स पे होंगे, प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस, और 93 सीट्स जो है वो नॉमिनेट होंगे बाय प्रिंसली स्टेट्स। अब इलेक्शन हो गया जुलाई अगस्त 1946 में। रिजल्ट आया 208 मतलब 208 सीट किसको मिला? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 73 सीट्स मिला मुस्लिम लीग को और 15 मिले अदर्स को। ये तीनों मिलाए कितने हो जाते हैं? 296। ठीक है, अब समझो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको बॉयकॉट कर दिया, बहुत बुरी तरीके से बॉयकॉट किया। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी इसको बॉयकॉट कर दिए थे, उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमें तो ये चाहिए नहीं था। तो इसलिए जब फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स हुआ था ना, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिबेट हुआ था, उस समय वहां पे मात्र 211 लोग मौजूद थे। सीट्स कितनी थी? 389 सीट्स थी, मौजूद कितने थे? 211। आप समझ रहे हो कितने लोगों ने बॉयकॉट किया था उसको। अब जो आपको याद रखने वाली चीजें है वो याद रखना है कि सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था टेम्पररी प्रेसिडेंट 9 दिसंबर 1946 को, और ये हमने कहां सीखा था? फ्रांस से लिया गया था। फ्रांस में क्या हुआ था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया गया था ना, तो टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था उसको जिसका सबसे ज्यादा वरिष्ठ नेता थे। वरिष्ठ नेता यहां पे थे सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट बना दिया गया किसको? राजेंद्र प्रसाद को। एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट। सर बी.एन. राव को बनाया गया लीगल एडवाइजर, ठीक है, कानून सलाहकार। फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ये 7 मेंबर्स कमिटी थी जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 29 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। इसमें कितने आ गए? 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। ठीक है, कितने आर्टिकल्स है? 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। क्या किया था पेश? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे अडॉप्ट कर लिया गया था यूनिनमसली, मतलब एकजुट होकर। कब? 22 जैन 1947 को, कोई से खिलाफ नहीं गया। यही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में चल के क्या बनता है? सोर्स ऑफ प्रियम्बल। ये प्रियम्बल नहीं बनेगा, ये बनेगा सोर्स ऑफ प्रियम्बल। अब तक ये जो चीजें चल रही थी, अब तक क्लियर हो चुका था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये कभी इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं आने वाले। फाइनली हमें मिलता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस दिन डिक्लेयर किया गया ब्रिटिश रूल के द्वारा। 18 जुलाई 1947 को क्या डिक्लेयर किया गया कि ऑन द अपॉइंटेड डे ऑफ 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया को 2 सेपरेट डोमेनियंस में बांट दिया जाएगा। याद रखिएगा, डोमेनियंस में, अभी भी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। 2 सेपरेट डोमेनियंस में बांट दिया जाएगा। वन shall be called as India and the other will be called as पाकिस्तान। आज के बाद कोई हर मैजेस्टी या हिज मैजेस्टी वाली सरकार नहीं होगी। आज के बाद कोई यहां पे वायसराय नहीं रहेगा, सिर्फ गवर्नर जनरल रहेगा यहां पे, तब तक जब तक कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार नहीं हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान अलग अलग अपना, ठीक है।
इंडिया ने अपना बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन 26 जैन 1950 को और डिक्लेयर कर दिया अपने आप को सॉवरेन। इस इंटरिम पीरियड में जब तक ये इंडिपेंडेंस हमें मिल गया 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जैन 1950 तक, इस इंटरिम पीरियड तक लॉर्ड माउंटबेटन हमारे गवर्नर जनरल रहे थे। इसके बाद हमने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, सॉवरेन स्टेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस स्टूडेंट्स, यू आर नाउ इंडिपेंडेंट। इसी के साथ एंड ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ओवर इंडिया होता है। इंडिया अब क्या है, सॉवरेन है। क्लियर है? तो ऐसे मिलती है सॉवरेनिटी और ऐसे मिलता है इंडिपेंडेंट। यहां तक समझ में आ गया है? अगले क्लास में देखते हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।